हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सुमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कहानी का भाग 23, रुद्र और प्रिया की प्लानिंग। प्रिया गांव वालों से मिलकर उन्हें बताती है कि उसने भी प्रताप इंडस्ट्रीज को उन लोगों की तरफ से नोटिस भेज दिया है और अब यह केस कोर्ट में चलेगा। वह उन्हें यह भी बताती है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता वे लोग उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते। मुरली बोला, पर प्रिया दीदी, आखिर हम कब तक उनसे अपनी ज़मीनें बचा पाएंगे? वह बड़े लोग हैं, एक ना एक दिन हमारी ज़मीनें ले ही लेंगे। तब हम क्या करेंगे? प्रिया उन लोगों से पूछती है, तो फिर आप सब क्या चाहते हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, हम सब बस यही चाहते हैं कि वे लोग हमारी ज़मीन की सही कीमत हमें दे दें। अगर वे हमें सही कीमत दे देते हैं तो हम उन्हें अपनी ज़मीनें दे देंगे। प्रिया उनकी बात सुनकर बोली, यह बात तो आप उनकी कंपनी से आए हुए आदमियों से भी कह सकते थे। शायद वे आपकी बात मान जाते और आपको आपकी ज़मीनों की सही कीमत देने को तैयार भी हो जाते। मुरली बोला, दीदी, हम अपनी बात उनसे तब करते जब वे लोग हमसे मिलते। आज तक उस कंपनी का कोई भी आदमी हमसे नहीं मिला। प्रिया को यह बात कुछ अजीब लगी। वह पूछने लगती है, तो फिर आप सबसे ज़मीन के लिए बात किसने करी? मुरली बोला, जमींदार ने। वो ही हमारे पास ज़मीन की बात करने आया था और उसने ही हमें हमारी ज़मीन के पैसे भी दिए। अगर कोई अपनी ज़मीन देने से मना करता तो ज़मींदार के आदमी उससे ज़बरदस्ती ज़मीन के कागज़ों पर अंगूठा लगवा लेते। कई लोगों को तो उन्हें नए पैसे भी नहीं दिए। हमारे पूछने पर ज़मींदार ने हमें बताया कि कंपनी ने उन्हें उनकी ज़मीन के हिसाब से ही कीमत दी है। जिसकी ज़मीन ज़्यादा ज़रूरी है उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और जिसकी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। मगर ज़मींदार ने उन लोगों से भी ज़मीन छीन ली जिनकी ज़मीन की कंपनी को ज़रूरत भी नहीं थी। उनकी बातें सुनकर प्रिया को शक होने लगा कि इन सब में उस ज़मींदार का ही हाथ है, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र की कंपनी एक बहुत बड़ी नामी कंपनी है। वे लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं करेंगे। उन सब से बात करके प्रिया वहां से जाने लगी, मगर उसने मुरली को अपने साथ चलने के लिए कहा। मुरली प्रिया के साथ चल दिया। जब मुरली और प्रिया गांव वालों से कुछ दूर आ गए तो प्रिया मुरली से पूछती है, मुरली, क्या तुमने प्रताप इंडस्ट्रीज के किसी आदमी से मिलने की कोशिश नहीं करी? मुरली बोला, दीदी, हम कई बार उस कंपनी में उनसे मिलने गए थे, पर वहाँ के चौकीदार ने हमें अंदर ही नहीं जाने दिया, तो हम कैसे उनसे मिलकर बात करते? प्रिया को याद आया कि रुद्र की कंपनी के वॉचमैन ने उसे भी रुद्र से मिलने नहीं दिया था। प्रिया मुरली से पूछती है, जिन कागजों पर सरपंच ने गांव वालों के अंगूठे लगवाए थे, क्या वो पेपर तुम लोगों के पास हैं? मुरली बोला, नहीं दीदी, वह पेपर तो जमींदार अपने साथ ले गया। हमारे पास अपनी जमीन से जुड़ा कोई भी कागज नहीं है। सारे कागज जमींदार के पास है। प्रिया मुरली से पूछती है, क्या सीमा से अभी भी तुम्हारी बातचीत होती है? सीमा का नाम सुनकर मुरली चुप हो गया। प्रिया फिर से मुरली से पूछती है, बोलो मुरली, क्या अभी तुम्हारी सीमा से बात होती है? मुरली बोला, दीदी, अब मैं सीमा से बात नहीं करता। यह सुनते ही प्रिया थोड़ा हैरान हुई, मगर फिर उसने पूछने लगी, क्यों? पर तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर तुमने सीमा से बात करनी क्यों बंद कर ली? मुरली एक गहरी सांस लेकर प्रिया को बताता है, यह आपका शहर नहीं है, हमारा गांव है। यहाँ एक लड़का लड़की को दोस्त नहीं समझा जाता। एक दिन मैं और प्रिया एनजीओ के काम से साथ वाले गांव गए थे। वहाँ कुछ लड़के सीमा के साथ बदतमीजी करने लगे। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे और सीमा के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे और उन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पंचायत बुलानी पड़ी। जब पंचायत में मैंने सबको बताया कि वे लोग सीमा के साथ बदतमीजी कर रहे थे तो उन्होंने सारा दोष मेरे और सीमा के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं और सीमा गांव का माहौल खराब कर रहे हैं।
हमें देखकर गांव के लड़के और लड़कियां बिगड़ रहे हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं, पर किसी ने हमारी बात नहीं मानी और सीमा के चाचा अमर सिंह ने सीमा का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। अब सीमा अपने घर में ही एक कैदी की तरह रहती है। उसका चाचा अमर सिंह उसे ना तो किसी से मिलने देता है और ना ही घर से बाहर निकलने देता है। प्रिया मुरली की तरफ देखती है। इस वक्त मुरली के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह सीमा को कितना याद करता है। प्रिया मुरली से कहती है, हमें सीमा से मिलना होगा। अब वही उन कागजों को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है। मुरली हैरानी से प्रिया को देखते हुए बोला, पर दीदी, अगर उस अमर सिंह को पता चल गया कि हम सीमा से मिलने आए हैं तो वह कभी हमें सीमा से मिलने नहीं देगा। प्रिया बोली, तभी तो हमें छुपकर सीमा से मिलना होगा। एक वही है जिसकी मदद से हम सच पता कर सकते हैं। मुरली को भी प्रिया की बात सही लगी। वह बोला, ठीक है, फिर मैं कोई रास्ता निकालता हूँ जिससे हम सीमा से मिल सकें। बेलापुर गांव से थोड़ी दूरी पर कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से सादे कपड़े पहने कुछ आदमी बाहर आए। वे सभी आदमी एक गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। तभी उस गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अमन बाहर निकला। अमन ने गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोला, जिसमें से रुद्र बाहर निकला। उसने एक सिंपल सी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। रुद्र के बॉडीगार्ड उसे इन कपड़ों में देखकर हैरान रह गए। अमन जब रुद्र को देखता है तो सोचता है, इन्हें कैसे भी कपड़े पहना दो, मगर यह कभी आम आदमी लग ही नहीं सकते। रुद्र आंखों पर गॉगल्स लगाकर अमन से पूछता है, यहाँ से बेलापुर कितनी दूर है? अमन कहता है, सर बस थोड़ी दूर है। फिर वह अपने सभी आदमियों से कहता है, सब पूरे गांव में फैल जाओ, किसी को भी पता न चले कि तुम सब कहाँ से आए हो। हम सब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और जब तक मैं कोई ऑर्डर ना दूं तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेगा। सभी यस सर बोलकर चले जाते हैं। अब सिर्फ अमन और रुद्र ही वहाँ थे। अमन रुद्र से कहता है, और सर अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो हमारे बॉडीगार्ड्स आस पास ही होंगे। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता किया है कि अमर सिंह बहुत खतरनाक आदमी हैं, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। अमन की बात सुनकर रुद्र अपने चारों तरफ देखने लगा और अमन से पूछता है, यहाँ से हम गांव कैसे जाएंगे? अमन बोला, सर यहाँ से हम बाइक पर गांव जाएंगे, और एक बाइक की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर तो रुद्र का मुंह ही बन जाता है क्योंकि वह एक साधारण सी पुरानी बाइक थी। अमन समझ जाता है कि रुद्र को यह बाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और आती भी कैसे, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक ही चलाई थी, तो आज नॉर्मल सी बाइक को कैसे पसंद कर सकता था। अमन कहता है, सॉरी सर, पर एक साधारण आदमी के पास इस तरह की बाइक होती है तो हमें इस पर ही गांव जाना होगा। अमन की बात सुनकर रुद्र चुपचाप उस बाइक की तरफ बढ़ गया। गांव की कच्ची सड़कें जिनमें गड्ढे भी हो रहे थे, रुद्र उस पर बहुत ही संभलकर बाइक चला रहा था। अमन रुद्र के पीछे बैठा रुद्र को रास्ता बता रहा था। रुद्र कहता है, यह कैसा रास्ता है? आखिर ऐसे रास्तों पर गाड़ियां कैसे चलती होगी? अमन जवाब देते हुए बोला, सर यह गांव है, यहाँ के लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती। गाड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों के पास साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वे दोनों बात ही कर रहे थे, तभी अचानक उनकी बाइक के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया। उस व्यक्ति को बचाने के लिए रुद्र फौरन अपनी बाइक मोड़ देता है, जिससे उसकी बाइक एक पेड़ से टकराकर गिर गई और साथ में वे दोनों भी गिर गए। जहाँ उनकी बाइक गिरी थी वहाँ कीचड़ हो रही थी, इसलिए दोनों पर कीचड़ लग जाती है। रुद्र अमन पर चिल्लाते हुए बोला, यह क्या किया तुमने? अमन हैरानी से रुद्र को देखते हुए बोला, इसमें मैंने क्या कर दिया? बाइक तो आप ही चला रहे थे। रुद्र गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, ड्राइव करते हुए बात नहीं करते, और तुम मुझसे बात कर रहे थे, इसी वजह से हम कीचड़ में गिर गए। अमन कहता है, अगर मैं आपको जवाब नहीं देता तब भी आप मुझ पर ही गुस्सा करते। रुद्र अमन पर चिल्लाने वाला ही था कि एक बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों के पास आ गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, आप लोग लड़िए मत,
गलती आप दोनों में से किसी की भी नहीं है। मैं ही अचानक रास्ते पर आ गया, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अमन फौरन उनके हाथों को पकड़ते हुए बोला, अरे नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जो आप हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। हम ही बातें करते हुए जा रहे थे, इसलिए ध्यान रास्ते पर नहीं था। वह बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों को देखते हुए बोला, हम ही अचानक आपकी फटफटी के आगे आ गए। वह अब उम्र हो गई है ना, तो थोड़ा दिखाई और सुनाई कम देता है। वैसे आप दोनों हैं कौन? उस व्यक्ति की बात सुनकर अमन रुद्र की तरफ देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि गांव वालों को अपने बारे में क्या बताएंगे। तभी रुद्र की आवाज़ आई, बाबा, हम लोग रिपोर्टर हैं और गांव में आपकी परेशानी के बारे में पता करने आए हैं। इस वक्त अमन की आंखों में चमक थी। वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। अगर उसका बस चलता तो वह अभी रुद्र के पैर पकड़कर कहता, धन्य हैं सर आपने तो चुटकी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बूढ़ा व्यक्ति पूछने लगा, यह रिपोर्टर कौन होते हैं और तुम काहे हमसे हमारी परेशानी पूछना चाहते हो? अमन उन्हें समझाते हुए बोला, बाबा, वह जो अखबार में लिखते हैं ना, हम वही हैं। हमने सुना है कि किसी ने आपकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। बस इसी बात के बारे में हम पता करना चाहते हैं। हम आपकी बात अखबार में लिखेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप लोगों पर कितना जुल्म हो रहा है। सुनते ही वह बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों से कहता है, अरे तुम तो बहुत अच्छे लोग हो जो हमारी मदद करने हमारे गांव आ गए। चलो, मैं तुम्हें सभी गांव वालों से मिलवाता हूँ और तुम्हारी बात भी करवाता हूँ। पर तभी उसका ध्यान रुद्र और अमन के कपड़ों पर गया, जहाँ कीचड़ में गिरने से दोनों के कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। वह उनसे बोला, पहले आप दोनों हमारे घर चलो और अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी साफ कर लो। अब रुद्र और अमन का ध्यान अपने कपड़ों पर गया, जहाँ वाकई मिट्टी लगी थी। रुद्र अपनी खा जाने वाली नजरों से अमन को देखने लगा। अमन धीरे से रुद्र से बोला, सर, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप खुद ही तो कीचड़ में गिर गए और साथ में मुझे भी गिरा दिया। अमन की बात सुनकर जैसे ही रुद्र कुछ बोलने वाला था, अमन जल्दी से उस बूढ़े व्यक्ति के साथ साथ चल दिया और उससे बातें करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि रुद्र को सफाई कितनी पसंद है और यहाँ तो वह पूरा कीचड़ से गंदा हो गया था। अगर वह थोड़ी देर और रुद्र के पास रहता तो रुद्र अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देता। रुद्र भी अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह भी उन दोनों के पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। कच्ची मिट्टी से बना यह घर किसी झोपड़ी की तरह लग रहा था। छत को सूखी घास और पत्तों से ढका गया था, ताकि बारिश के मौसम में टूटी हुई छत से पानी अंदर न गिरे। रुद्र बड़े ही गौर से उस घर को देख रहा था, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी गरीब गांव वाले का घर नहीं देखा। वह अपने मन में सोचता है, यह लोग ऐसे घर में कैसे रह सकते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोला, अरे सुनती हो, जरा 2 गिलास पानी तो लाना। अंदर से आवाज आई, कौन आया है? वह जवाब देते हुए बोला, 2 बाबू लोग आए हैं, उनके लिए पानी ले आओ और कुछ खाने की भी व्यवस्था कर दो। अमन मना करते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस आप हमारे हाथ मुंह धुलवा दीजिए। वह बूढ़ा व्यक्ति उन्हें पास के एक हैंडपंप के पास ले गया और खुद हैंडपंप खींचने लगा। दोनों ने हैंडपंप के पानी से अपने हाथ मुंह धोए और अपने कपड़ों को साफ किया। इतने में एक बूढ़ी औरत हाथों में 2 गिलास पानी लेकर बाहर आई। वह उन दोनों की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली, राम राम बाबूजी। उनके मुंह से अपने लिए बाबूजी शब्द सुनकर रुद्र को अच्छा नहीं लगा। वह उसकी दादी की उम्र की थी। वह उनसे बोला, आप हमें बाबूजी ना बोलें, हम तो आपके बेटे की उम्र के हैं, तो आप हमें बेटा बोल सकती हैं या हमारा नाम भी ले सकती हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति रुद्र के सामने आते हुए बोला, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। आज से पहले जो भी शहरी बाबू हमारे गांव में आते थे, तो वह गांव वालों के मुंह से बेटा सुनकर बुरा मान जाते थे। उन्हें लगता था कि हम अनपढ़ गांव वाले उन पढ़े लिखे लोगों के साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इसलिए अब जो भी कोई शहरी बाबू हमारे गांव में आता है,
तो हम उन्हें बाबूजी ही कहते हैं। अमन कहता है, आप हमें गांव के लोगों से मिलवाने वाले थे। कहाँ हैं गांव के लोग? आप हमारी उनसे बात करवा दीजिए। वह व्यक्ति जिसका नाम बिरजू था उन दोनों को लेकर गांव की चौपाल पर आ गया। चौपाल पर गांव के कुछ लोग बैठे थे। बिरजू उन सभी से बोलता है, अरे भाइयों सुनो, ये लोग शहर से आए हैं हमारी परेशानी पता करने। यह लोग वहाँ काम करते हैं। वो क्या कहते हैं? अरे वो जो बड़ा सा कागज होता है ना, जिसमें बढ़िया बढ़िया फोटो भी आती हैं, क्या कहते हैं? हाँ, अखबार। अखबार में काम करते हैं ये कह रहे थे कि हमारी समस्या अपने गांव अखबार में लिखेंगे, जिससे लोगों को हमारी परेशानी के बारे में पता चलेगा। तभी एक व्यक्ति बोला, लोगों को पता चलने से का हुई? का वो लोग हमारी परेशानी दूर करने में हमारी मदद करेंगे? उसके उसकी बात का जवाब अमन देता है। वह बोला, वे लोग तो कुछ नहीं करेंगे, मगर सरकार ज़रूर करेगी, क्योंकि आज का इंसान खुद कुछ नहीं करना चाहता, बस सरकार पर ज़रूर दबाव डालता है कि सरकार ज़रूर कुछ करे। अब गांव वाले भी उनकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अमन उन्हें समझाते हुए बोला, आप हमें बताइए कि आपकी परेशानी क्या है। हम आपकी हर समस्या के बारे में लोगों और सरकार दोनों को बताएंगे, जिससे कोई तो आपकी समस्या दूर करने में आपकी मदद ज़रूर करेगा। अब वहाँ कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए। वह सभी अमन को अपनी अपनी परेशानी बताते हैं। एक व्यक्ति बोला, कंपनी वालों ने मेरी सारी ज़मीन ले ली और पैसा सिर्फ कुछ ही रुपए दिए। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं तो अपनी ज़मीन देना भी नहीं चाहता था, पर मेरी ज़मीन वहाँ थी जहाँ कंपनी को ज़मीन चाहिए, इसीलिए उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन ले ली। और जमींदार कहने लगा, अगर मैंने उन्हें अपनी ज़मीन नहीं दी तो वह ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन ले लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। एक और व्यक्ति बोला, मेरी ज़मीन के तो मुझे पैसे भी नहीं मिले। जमींदार ने कहा कि जो मैंने उससे कर्जा लिया था, उसने ज़मीन के पैसों में से मेरे कर्जे के पैसे काट दिए। मैंने तो अपनी ज़मीन बेची ही इसलिए थी कि उन पैसों से अपना कर्जा चुका दूंगा और बाकी पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा लूँगा, मगर मेरी तो ज़मीन भी चली गई और पैसे भी नहीं मिले। बाकी लोग भी इसी तरह की बातें उन्हें बताते हैं। अब तो रुद्र को यकीन हो गया कि इन सब के पीछे अमर सिंह का ही हाथ है। रुद्र अमन को इशारा करते हैं। रुद्र का इशारा समझते ही अमन उन लोगों से पूछता है, क्या आप लोगों के पास वह कागज हैं जिस पर आपके साइन या अंगूठे के निशान लिए गए थे? वे सभी बोले, नहीं, हमारे पास वो कागज नहीं हैं। वो सभी कागज जमींदार के पास हैं। अमन फिर से पूछता है, पर जब उसने आपको पैसे दिए होंगे तो उन पैसों की रसीद तो दी होगी, ताकि आपके पास सबूत हो कि आपको कितने पैसे दिए गए हैं। एक बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे बेटा, हमारे यहाँ यह रसीद वसीद नहीं चलती, बस जुबान से कह दिया जाता है, वही काफ़ी है। अब की बार रुद्र की आवाज़ आई, आप लोग इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं? आज के समय में कोई भी बिना रसीद के पैसों का लेन देन नहीं करता। तभी किसी की आवाज़ आई, अरे ये बोलता भी है। तब हमने तो सोचा कि यह बोल ही नहीं सकता, और सभी यह बात सुनकर हंसने लगे। अमन उन्हें शांत करते हुए बोला, अरे यह हमारे सर हैं, यह थोड़ा कम बोलते हैं। बिरजू काका बोले, हमारे गांव में अब भी लोगों की जबान की कीमत होती है। अगर किसी ने कोई बात कह दी तो वह उसे बात को सब मानते हैं। रुद्र और अमन उन लोगों से थोड़ी और बात करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। रुद्र अमन से कहता है, इन गांव वालों के पास तो उनकी बात सच साबित करने का कोई भी सबूत नहीं है। अमन बोला, सर आप सही कह रहे हैं, वह अमर सिंह बहुत चालाक है। गांव वाले के भोलेपन का फायदा उठाकर सब कागजात अपने पास रख लिए, ताकि कोई भी उसके खिलाफ कुछ ना कर सके। रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, अब हमें ही इन गांव वालों की मदद करनी पड़ेगी और उस अमर सिंह को सबक सिखाना होगा। अमन पूछता है, पर यह सब हम कैसे करेंगे? रुद्र बोला, उस अमर सिंह के घर में घुसकर। अमन चौंकते हुए पूछता है, क्या? उस अमर सिंह के घर में घुसकर? पर वह हमें क्यों वो कागजात देने लगा? रुद्र जवाब देता है, वह नहीं देगा, हम खुद लेंगे। अमन को रुद्र की बात समझ तो नहीं आती, पर वह यह जरूर समझ जाता है
कि रुद्र कुछ तो खतरनाक करने वाला है। तो क्या करने वाला है रुद्र अमर सिंह के साथ? क्या वह गांव वालों की मदद कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।